नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लगता है आजकल खुदा भारत पर बहुत मेहरबान है और वो आंकड़ों में या आदाद व शुमार में साफ साफ दिखाई देता है। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर या माली साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। इस वक्त हम 2023-24 में से गुज़र रहे हैं और जैसा कि कंपनियों का या मुल्कों का रिवाज रहता है, हर तिमाही यानी एवरी क्वार्टर 3 माह का जो है वो अपना लेखा जोखा देखते हैं। सब आदाद व शुमार जो स्टेटिस्टिकल डेटा है निकालते हैं और उसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि वेयर डू दे स्टैंड, और अगर उनको चलते चलते पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव करना है या कुछ इंसेंटिव ज़्यादा देना है या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना आदाद व शुमार के, बिना स्टेटिस्टिकल डेटा के आगे बढ़ना ऐसे है जैसे आंखें मूंद कर घूमना। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर क्वार्टर का एक डेटा आता है, रिपोर्ट आता है। अब दूसरे क्वार्टर का यानी जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर 23 की बात कर रहा हूँ, जो 1 महीना पहले गुज़रा, तो उसकी जो रिपोर्ट आई है उससे पता चला है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है, इट हैज़ ग्रोन बाय 7.6%। होल्ड योर ब्रेथ, 7.6%, 7.6%, 7.6%, जो कि IMF ने कहा था 6.4% बढ़ेगी। भारत का रिज़र्व बैंक, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, उसका अनुमान था 6.5% बढ़ेगी, लेकिन हकीकत में इट हैज़ ग्रोन बाय 7.6%। और ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। वैसे भी हम बताते रहे हैं आपको, आज मैं फिर बता रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, उन सब में हिंदुस्तान सबसे तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। चीन की जो है ग्रोथ 5% या उससे भी कम जा रही है, और अभी तो खुदा खैर करे वहाँ पर एक नया नमूने का स्ट्रेन निकला है और उस बीमारी से भी खुदा बचाए चीन को भी, बाकी दुनिया को भी। क्योंकि 2019 में जब चीन में कोरोना आई थी तो चीन के साथ साथ बाकी दुनिया का भी कबाड़ा कर दिया था उसने। तो अभी मैं बता रहा था कि चीन की इकोनॉमी कोरोना के असर से अभी तक नहीं उभरी है, और अब तक वो, जो कि कभी डबल डिजिट में बढ़ा करती थी यानी 10 या 10% से भी ज़्यादा, वो आजकल 5% हासिल करने में भी उसे दम लेना पड़ रहा है। और इस तरह अमेरिका की ग्रोथ जो है वो 3% है। जर्मनी तो रिसेशन में है, मंदी में है, और बाकी दुनिया भी जो है ना बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। और उसका कुछ वजूहात भी हैं, और वो वजूहात ये हैं, तो एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोरोना के बाद जो है पूरी दुनिया का लॉकडाउन और उसकी वजह से इकोनॉमी का पीछे हो जाना एक सबब ये भी था। और उसके बाद फिर रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पे हमला कर दिया था। तो जैसा कि आप सबको इल्म है कि जंगें जो है ना, ये बहुत कॉस्टली अफेयर, कॉस्टली लग्जरी होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और उनके असरात जो है ना बहुत दूर रस होते हैं।
जाहिर है यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, मॉस्को या रूस का जो है वो हथियार भी ख़त्म हो रहा है, पैसा भी ख़त्म हो रहा है। ये तो उसका तेल और गैस है जो उसे अब तक संभाले हुए है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी दुनिया पे भी इसके असरात पड़ते हैं, क्योंकि जब से ये जंग भी है दूसरी इसराइल और हमास की जंग। ये अलग बात है कि आजकल 2-3 दिनों से वहाँ पर जंग बंदी है, क्योंकि वो होस्टेजेस की अदला बदली कर रहे हैं यरगमालियों की। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यूक्रेन की जंग की वजह से बाकी दुनिया पर भी ख़ासा असर पड़ा। एक तो सीधा सीधा ये है कि रूस जो है तेल का दूसरा बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है। नंबर 1 पर तो ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया है। तो उसके ऊपर जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पाबंदियां आयद कर दी तो उसकी वजह से तेल महंगा हो गया, और एक वक्त तो ऐसा आया कि $95 तक एक बैरल का जो है तेल का भाव गया, फिर कम हुआ 80 तक आया, आजकल फिर बढ़ रहा है। और कल मैंने तो ये देखा कि $84 फी बैरल तक पहुंच गया है फिर से। इनकी वजह से भी पूरी दुनिया के ममालिक की जो है इकोनॉमी डावाडोल हो जाती है, क्योंकि तेल तो चाहिए ही, हर चीज़ रन करना है, भले रेलगाड़ी हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, सब जगह तेल तो लगता है। अभी तक बिजली की गाड़ियाँ या जो दूसरी अल्टरनेट फ्यूल की गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ ऑन द पीस ऑफ पेपर दिखाई दे रही हैं, यानी इतनी कम है कि उनको हम गिनती में भी नहीं ला सकते। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था बावजूद पूरी दुनिया में मंदी के रुझान के भारत की इकोनॉमी का घोड़ा सरपट दौड़ता जा रहा है, और इसके कुछ आदाद व शुमार मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि दूसरे क्वार्टर में भारत की इकोनॉमी 7.6% के हिसाब से बढ़ी है, और दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग, ये PMI होती है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, उससे पता चलता है कि किसी भी मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है। अब वो उसमें 13.9% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, 14% तक तकरीबन। और ये जो है ना इस क्वार्टर में 7,15,000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। कंस्ट्रक्शन नई जो बनावट है वो 3,04,000 करोड़ की हुई है, और सरमायाकारी न्यू इन्वेस्टमेंट्स जो है ना भारत में जो है इस क्वार्टर में वो 11% के हिसाब से बढ़ी है, और 14,71,000 करोड़ ये क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ऑल अराउंड भारत में जो है इकोनॉमी का घोड़ा सरपट दौड़ता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि बाकी दुनिया, अब जाहिर है उनका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब तेल जब $84 फी बैरल होता है तो भारत को भी भरना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारा ख़जाना भी खाली होता है, और ख़ास तौर पर तो फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि भारत अपने तेल की ज़रूरियात का 85% तो बाहर से मंगवाता है, तो ज़ाहिर है उसके लिए डॉलर जाता है। और दूसरी ख़ास बात ये जो बुधवार यानी आज जुमे का रोज़ है, 2 रोज़ केवल बुध को भारत के स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी जितने शेयर हैं और जिस हिसाब से उस दिन उनका जो भाव क्लोजिंग रेट था उससे अगर ज़रब दें तो हमें पता चलता है कि लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इट हैज़ क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन यानी 4,000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है भारत की लिस्टेड कंपनियों की
जो है वैल्यूएशन, तो नाउ वी कैन से वी आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। वैसे उसूली तौर पर तो अभी तक हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं, लेकिन लगता यही है कि जापान और जर्मनी को हम बहुत जल्दी पीछे छोड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में या 3 साल में जो है भारत जो है तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।